बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बिग डाटा के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या पिलर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते क्या हैं, का पर्पस क्या है, हम उनको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और ये रिलेशनल डेटाबेसेस से किस तरह से डिफरेंट हैं, ठीक है, और कौन कौन से नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद हम एक नो एसक्यूएल डेटाबेस को देखेंगे किस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डाटा को स्टोर कराते हैं उस डेटाबेस के अंदर और किस तरह से हम फिर उसके साथ डिफरेंट क्यूरीज को जो है वो रन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस में जो कि आप डेटाबेस के कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं और उनको हम किस तरह से एसक्यूएल की क्यूरीज यूज़ करके तो हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम ये देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस में वो क्या कमी है जिसकी वजह से हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की तरफ मूव किए हैं या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को हम यूज़ करते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस बेसिकली मेन फ्रेम्स और बिजनेस एप्लीकेशंस के दौर में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है, और ये वो तब की बात है जब आपके पास कोई इंटरनेट नहीं था, आपके पास बिग डाटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, क्लाउड्स नहीं होते थे और आपके जो मोबाइल एप्लीकेशंस का जो डाटा है वो भी नहीं था और ना ही आपकी उस वक्त डिजिटल इकोनॉमी थी, ठीक है। सीधे सीधे से आपके बिजनेस एप्लीकेशंस होती थी और उस टाइम पे आपके पास सिर्फ जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वो होते थे डाटा को स्टोर करने के लिए बड़ी अमाउंट में, ठीक है। जो सबसे पहला कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन की गई थी रिलेशनल डेटाबेसेस की वो की गई थी ओरेकल ने की थी 1979 में, ठीक है जी। इसके बाद ये हुआ कि आपके जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं ना वो आपके सिंगल सर्वर डेटाबेसेस हैं, ठीक है। आपके एक ही सर्वर के ऊपर बहुत जितना भी डाटा होता है, आपकी कंपनी का डाटा है या किसी भी आपकी नेचर का डाटा है, वो सारा का सारा एक ही सर्वर के ऊपर आप उसको स्टोर कराते हो और वहीं से फिर आप जो है ना वो यूज़ करते हैं। जितनी आपके सर्वर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतना ही आप जो है वो ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने अपने डेटाबेस की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर हल जो है वो ये है कि आप अपने सर्वर को अपग्रेड करें, ठीक है। आप उसका प्रोसेसर चेंज करें, आप उसकी मेमोरी और उसके स्टोरेज को बढ़ाएं। तो जितना आप उसको स्केल अप करोगे उतना ही आपका डेटाबेस जो है वो भी उसकी भी कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। यही वो शॉर्ट कमिंग थी या यही वो कमी थी जिसकी वजह से नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो थे वो इमर्ज हुए थे, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिलेशनल डेटाबेस है वो बिग डाटा का जो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है जिसको हम इस कोर्स के स्टार्ट में ही से ही बात करते आ रहे हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ी मिकदार में डाटा है, ठीक है। तो उस बहुत बड़ी मिकदार का जो डाटा है और जो बहुत डिफरेंट नेचर का डाटा है, ठीक है, एक ही नेचर का डाटा हो ना तो फिर तो आप उसको रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका डिफरेंट नेचर का डाटा है और हर दफ़ा आपका एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और बहुत डिफरेंट जगहों पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है उसकी, ठीक है। तो उसको आप रिलेशनल डेटाबेस में जो है ना वो स्टोर नहीं कर सकते हो। तो फिर उसकी वजह से, इस कमी की वजह से नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो है वो इमर्ज हुए हैं। आपके ये जो इंटरनेट पे और जो आपकी वेब एप्लीकेशन की वजह से जो आपकी डाटा की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है उसको कॉप अप नहीं कर पा रहे हमारे जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उन्होंने वो इमर्ज हुए। ये जो डेटाबेसेस है ना ये आपकी जो नई आपकी इंटरप्राइज रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आप जो डेवलप करें अपना डेटाबेस वो एजिलिटी के साथ डेवलप करें और आप जो है ना आप उसको इन किसी भी स्केल के ऊपर, ठीक है, बड़े से बड़े स्केल के ऊपर आप उसको ऑपरेट कर सकें। तो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो कि आपका रिलेशनल डेटाबेस नहीं मीट कर रहा था, आपके नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो हैं वो इमर्ज हुए या डेवलप हुए। अब हम देखते हैं कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते क्या हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपके जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं ये आपके डीबीएमएस ही हैं, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही की एक डिफरेंट क्लास है। ये स्टैंड करता है नॉट ओनली एसक्यूएल, यानी कि आप सिर्फ एसक्यूएल को ही यूज़ करके तो नहीं कर सकते अपने डाटा को मैनिपुलेट। इसके अलावा भी या रिलेशनल डेटाबेस के अलावा भी डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो इनटू द डेटाबेस। नो एसक्यूएल की जो टर्म थी वो सबसे पहले कार्ल स्ट्रोजी ने 1998 में इंट्रोड्यूस कराई थी और उसने जो नो एसक्यूएल का नाम था ये उसने अपने एक फाइल बेस्ड डेटाबेस को दिया था, ठीक है। उसने रिलेशनल डेटाबेस नहीं बनाया था, उसने अपना एक फाइल बेस्ड डेटाबेस बनाया था, तो उसने इसको अपने उस डेटाबेस को नाम दिया था नो एसक्यूएल का, ठीक है। क्योंकि एसक्यूएल की क्यूरीज तो वहीं पे लगती है ना जहाँ पे आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का डाटा हो, टेबल्स की फॉर्म में डाटा हो, तो तभी आपकी एसक्यूएल की क्यूरीज लग सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास फाइल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं उनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई टेबल नहीं होता, ठीक है। तो
उसकी बेसिस पे उसने इसको नाम दिया था नो एसक्यूएल। यही नाम जो है वो दोबारा री इंट्रोड्यूस कराया था एरिक इवंस ने। एक डिस्कशन हुई थी ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस के ऊपर, उसने वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कराया था। जो उसके एग्जैक्ट वर्ड थे नो एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस कराते हुए वो ये थे कि बट द होल पॉइंट ऑफ सीकिंग अल्टरनेटिव्स इज दैट यू नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट रिलेशनल डेटाबेसिस आर अ बैड फिट फॉर। हमने पिछली साइड में देखा कि डेटाबेसिस, रिलेशनल डेटाबेसिस किसके लिए बैड फिट हैं? आपके ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करने में बैड फिट हैं, ठीक है। आपके ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है ये उसको स्टोर करने के लिए उसके लिए वो अच्छे नहीं है। तो उसने कहा कि आपके जो रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, जो आपकी उसमें जो कमियां हैं, आपने उसको पूरा करने के लिए आपको अल्टरनेट जो है ना वो आपको देखने चाहिए, या उसके लिए आपको जो अल्टरनेटिव्स हैं वो बनाने चाहिए। इसकी कोई नो एसक्यूएल की कोई पेट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस, एक नॉन रिलेशनल और लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। इसमें कोई टेबल्स नहीं होते, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते क्या हैं बेसिकली। तो इसमें जो सबसे सिंपल डेफिनेशन जो ये है कि ये एक नॉन रिलेशनल और लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है जी। इसमें हमने कहा कि आपकी अभी पहले में हमने जब डिस्कस किया तो हमने यही कहा कि ये एसक्यूएल की क्यूरी को नहीं यूज़ करता आपके डाटा को क्यूरी करने के लिए, ठीक है। ये एसक्यूएल को एज अ क्यूरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर है इसकी, ठीक है, और फॉल्ट टॉलरेंट आर्किटेक्चर है इसका। कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता, ठीक है। आपके रिलेशन डेटाबेस में क्या होता है कि आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। आपके टेबल में पहले से डिसाइड होता है कि ये एट्रीब्यूट्स होंगे, और आपने प्राइमरी की बनाते हो, प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप्स बनाते हो, ठीक है। एक स्पेसिफिक किस्म का आपका स्कीमा होता है जिसको लेके आप चलते हो। तो इसमें आपका कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता। ज्वाइंट्स आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ज्वाइंट्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो? क्योंकि इसमें हमने कहा कि कोई स्कीमा नहीं होता ना, तो आपके रिकॉर्ड्स को कंबाइन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। आपने अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कंबाइन करना है या मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करना है इनटू वन, तो वो बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो ज्वाइंट्स होते हैं ना उनके लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और दूसरा आपको फिक्स स्कीमा चाहिए होता है। तो इसमें हमने कहा कि कोई फिक्स स्कीमा नहीं होता। जब फिक्स स्कीमा नहीं होगा तो कंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, तो उसकी वजह से आप इसमें ज्वाइंट्स यूज नहीं कर सकते। और ज्वाइंट्स ना होने की वजह से ही आपके जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। यहीं पे हम एक और बात कर लें कि जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो RDBMS की या रिलेशनल DBMS की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या ये सिर्फ जो है ना वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स को डील करने के लिए उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो अपनी जगह है, लेकिन नो एसक्यूएल की जो इंपॉर्टेंस है ना वो अपनी जगह है। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आजकल की इन्वायरमेंट्स के हिसाब से या आजकल के सिनेरियो के हिसाब से। जब भी आप जो है ना, अब अगर हम नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की बात करते हैं, तो अब जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी तरह का स्टोरेज मैकेनिज्म जो है ना वो फॉलो कर सकते हो अपनी नीड के मुताबिक। ये आपको इनेबल करता है कि आप एक रैपिड और एडहॉक ऑर्गेनाइजेशन कर सके अपने डेटाबेस की, और इसके अलावा आपका जो एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा है और जो आपका डिस्पार्ट किस्म की डाटा टाइप्स हैं आपके डाटा के अंदर, ये उसका एनालिसिस करने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस को समटाइम्स जो है ना वो हम ये इसको क्लाउड डेटाबेसेस भी कहते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको बिग डेटाबेसेस भी कहते हैं। अब हम आते हैं जी कैप थ्योरम। कैप थ्योरम का और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, ठीक है, इसलिए हम आपको यहाँ पे कैप थ्योरम पढ़ा रहे हैं। कैप थ्योरम ये कहता है कि हमने कहा कि जो आपका नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो बेसिकली क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर के हैं, ठीक है। उसमें डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है जी, या मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर। कैप थ्योरम ये कहता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं उनमें कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेशन, इन तीनों को इकट्ठे एट अ टाइम मैनेज करना मुश्किल है, ठीक है। और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मैनेज करें, ठीक है। आपको ये तीनों चीज़ें इकट्ठे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर मैनेज करनी चाहिए, क्योंकि आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है।
सारे सर्वर्स के ऊपर आपके पास सेम डाटा होना चाहिए, और आपकी जो है ना वो सेम कॉपी जो है वो आपके सर्वर से अगर कहीं से भी यूज़र वो करता है, उसकी रिक्वेस्ट करता है, तो उसको सेम जो है ना वो डाटा, सेम कॉपी मिलनी चाहिए डाटा की, और हर सर्वर के ऊपर सेम डाटा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा हैं और आपका कहीं से भी कोई भी यूज़र डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो आपका डाटा हर हालत में हर एक को अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और पार्टीशन टॉलरेंस होनी चाहिए इसमें। आपका जो सिस्टम है ना वो बेशक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसको जो है ना तरीके से ये इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए कि वो पार्टीशनड है या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में यूज़र्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिक ब्यूरर जो है उसने कैप थ्योरम दिया था, और उसने ये कहा था कि इन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वी कैन चूज ओनली टू कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। यानी कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को बना रहे होते हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे मैनेज कर सको, ठीक है। आपको इनमें से मैक्सिमम किसी दो को अचीव कर सकते हो, और आपको कोई सी भी दो जो है वो तो मस्ट अचीव करनी चाहिए, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस में से तीनों में से किसी दो को अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के ऊपर मस्ट इंप्लीमेंट करोगे। अब कैप थ्योरम और नो एसक्यूएल का क्या डिफरेंस है कि जो आपकी ट्रूली डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होती है, जो ट्रूली रिलेशनल आरडीबीएमएस होते हैं, उनमें हम कहते हैं, जो आपके ट्रूली रिलेशनल आरडीबीएमएस होते हैं उसमें हम कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी चाहिए और पार्टीशन टॉलरेंस भी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप आरडीबीएमएस को डिस्ट्रीब्यूटेड बना दोगे ना, तो फिर ये तीनों चीज़ें जो है ना इम्पॉसिबल हैं कि ये इकट्ठी एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या करते हैं कि, और आरडीबीएमएस की तो रिक्वायरमेंट है कि तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या करता है कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस स्केलेबल तो हैं, ठीक है। आप उनकी कैपेसिटी किसी भी टाइम किसी भी तरीके से उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन ये नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या करते हैं कि वो बजाय इसके कि वो ये तीनों कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस इन तीनों को अचीव करें, वो इनमें से किसी दो को अचीव कर लेता है, ठीक है। एटलीस्ट ये कहता है कि आपके पास जो ये सी, ए और पी है, इनमें से आपके पास दो हों। मोस्टली ये क्या करता है कि ये आपके पास अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो ये है कि आपका जो डेटाबेस है वो पार्टीशन टॉलरेंट होना चाहिए, ठीक है। और हर बंदे को हर डाटा हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है कि आपकी अवेलेबिलिटी और पार्टीशन ज़्यादातर ये अचीव करता है, और समटाइम्स ये क्या करता है कि ये कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस तो आपकी हर हाल में जरूरी है क्योंकि आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो पार्टीशन टॉलरेंस के साथ आपकी अवेलेबिलिटी या कंसिस्टेंसी, इन दोनों में से कोई एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है वो उसको अचीव करना चाहिए, ठीक है जी। और इन तीनों में से आप जो है वो एटलीस्ट जो दो हैं उनको इंश्योर करते हैं कि ये एग्जिस्ट करती हूँ आपके सिस्टम के अंदर। अब हम देखते हैं कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो है ना वो आरडीबीएमएस से किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। हमने कहा कि आरडीबीएमएस के अंदर फिक्स स्कीमा होता है, ठीक है, लेकिन नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में क्या होता है कि लूजर स्कीमा डेफिनेशन होती है, ठीक है। कोई पैक्ट एक रिजिड स्कीमा नहीं होता, ठीक है, वो आपकी नीड के मुताबिक वेरी करता है, ठीक है जी। आपके जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस में होती है ना, ये आपकी जो एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स या स्पेसिफिक डाटा को डील करने के लिए बनाई जाती हैं। जो एप्लीकेशंस होती हैं वो स्कीमा डेफिनेशन की अवेयर होती हैं कि ये स्कीमा है हमारा, और इसके अंदर हमने डाटा को जो है वो करना है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड और लार्ज डेटाबेसेस को हैंडल करने के लिए बनाई जाती है। ट्रेड ऑफ्स इसके क्या हैं कि इसमें जो है ना वो आपकी एडहॉक क्यूरीज की कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये एडहॉक क्यूरीज का इनका तो मकसद नहीं होता, बल्कि आपका जो डाटा है वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो और जल्दी स्टोर हो जाए, ठीक है। और हम इसमें जो क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हम इसकी API के थ्रू यूज़ करते हैं। API जो है वो उसका मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, हम एक इंटरफेस बनाते हैं और उसी के थ्रू जो है वो हम इससे क्यूरीज करते हैं। और इसमें ये होता है कि आपके पास जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, एसिड प्रॉपर्टीज़ हमारी कौन कौन सी होती हैं, एटॉमिक, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये इनमें आपके पास थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर, जो कि आपके पास आरडीबीएमएस में नहीं होती। ऑब्जर्वेशंस क्या है नो एसक्यूएल डेटाबेसेस से रिलेटेड?
नॉट यूजिंग द रिलेशनल मॉडल, हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया कि इसको कोई पेट स्कीमा नहीं होता, ये टेबल्स को यूज़ नहीं करता, ये डिफरेंट और फॉर्मेट्स यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। और ये क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का है तो ये क्लस्टर्ड एनवायरनमेंट के ऊपर या क्लस्टर्स के ऊपर ये बहुत अच्छे तरीके से रन होता है। और मोस्टली जितने भी NoSQL डेटाबेसेस होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं। और ये आपकी जो 21st सेंचुरी की वेब स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आपका वेब एप्लीकेशंस की वजह से जो आपका डाटा बढ़ रहा है, ये बेसिकली उसके लिए बिल्ड किए गए थे। स्कीमालेस होते हैं, क्विक डेटा स्टोरेज और ट्रेवर्सल होता है इसमें, ठीक है जी, ईजियर टू प्रोग्राम होते हैं। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो रिलेशनल डेटाबेस की निस्बत या दूसरे डेटाबेसेस की निस्बत बेटर होती है। और इसको आप इजीली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर या क्लाउड्स के ऊपर। NoSQL डेटाबेसेस को आप क्यों यूज़ करें? हम NoSQL डेटाबेसेस को, क्योंकि पहले हमने इंट्रोडक्शन में जब हम ये देख रहे थे कि NoSQL डेटाबेसेस होते क्या, उसमें भी हमने डिस्कस किया कि जो आपके बिग डाटा की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जितना ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है प्रोड्यूस हो रहा है रोजाना की बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए NoSQL डेटाबेसेस जो है ना वो जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कंटिन्यूस डेटा अवेलेबिलिटी के लिए, यानी कि आपका डाटा हर टाइम हर यूजर को हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है। ये नहीं है कि कुछ यूजर को अवेलेबल और कुछ को ना हो, हर जगह आपका डाटा अवेलेबल होना चाहिए, हर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का हो, तो इस केस में भी आपका NoSQL डेटाबेसेस होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लोकेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने कहा कि आपका डाटा कहीं पे भी है आप उसको स्टोर कराओ, और जहाँ कहीं पे भी आपका यूजर बैठा हुआ है आप उसको उस पर एक्सेस दो, तो इसमें सही किस्म की लोकेशन इंडिपेंडेंस जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। मॉडर्न ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज जो हैं आपकी, जो अभी जो बिग डाटा की ग्रोथ के हिसाब से जो आपकी ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज चेंज हो रही हैं, ये उसको कॉप अप करता है। इसके डाटा मॉडल्स फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि इसका कोई स्कीमा नहीं है, आपके डाटा मॉडल्स चेंज हो जाते हैं। इसका आर्किटेक्चर बहुत बेहतर है, और इसके अलावा आपके जो एनालिटिकली आपके डाटा को एनालाइज करने के लिए, और इसके अलावा जो आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से भी NoSQL डेटाबेसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। NoSQL डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को स्टोर करता है, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो गूगल्स का बिग डाटा है। स्केलेबल रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जो है वो हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और आप अपने सिस्टम, आपकी जो स्केलेबिलिटी है ना वो इसकी हाई है, ठीक है। आप इसको किसी भी लेवल पे किसी भी हद तक आप इसको किसी भी तरीके से स्केलेबल कर सकते हो, ठीक है। आप इसके साथ थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स अटैच कर दो, ठीक है, और ये पॉसिबली जो है ना ये अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो आपके NoSQL डेटाबेसेस होते हैं। क्यूरीज जो हैं वो जल्दी आंसर्स रिटर्न करती हैं। क्यूरी करने के लिए हम ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, अपडेट्स हम जो है ना वो डाटा को कम करते हैं, ठीक है। मोस्टली इसको तब यूज़ किया जाता है जहाँ पे क्यूरीज ज़्यादा हो और डाटा की जो अपडेशन है वो कम हो। और इसके अंदर आपके पास एसिंक्रोनस इंसर्ट्स या अपडेट्स होती हैं, यानी कि एक टाइम पे आप एक काम करोगे, या इंसर्ट्स करोगे या अपडेट्स करोगे, ठीक है। दोनों काम आप इकट्ठे नहीं करते हो। स्कीमा लेस है, हम स्टार्ट से बोल रहे हैं कि जो आपका NoSQL डेटाबेस है वो क्या होता है, वो स्कीमा लेस होता है, उसमें कोई स्पेसिफिक स्कीमा नहीं होता। जो एसिड ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो आप जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमने पहले भी कहा कि इसमें इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता कि आप जो है ना वो एसिड ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करें ही करें। और पहले भी हमने कहा कि ये ओपन सोर्स डेवलपमेंट है, इसका कोड जो है वो आपको ईजिली अवेलेबल होता है, उसको आप अपनी नीड के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप के NoSQL डेटाबेसेस जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। टाइप्स कौन सी हैं NoSQL डेटाबेसेस की? हमारे पास बेसिकली 4 तरह के NoSQL डेटाबेस जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले है डॉक्यूमेंट स्टोर, ग्राफ डेटाबेसेस, की वैल्यू स्टोर और कॉलमर डेटाबेसेस। अब हम इन चारों डेटाबेसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम ग्राफ डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। ग्राफ में हमारे पास क्या होता है, नोड्स होती है, और उन नोड्स के दरमियान क्या होता है, हमारे पास रिलेशनशिप होता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे NoSQL में यूज करते हैं टू स्टोर द रिकॉर्ड्स। आपको डायग्राम अगर आप देखो तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट नोड्स नजर आ रही हैं, ठीक है। ये ID1, ID2, ID3, ठीक है, और इनके दरमियान क्या है, आपके पास रिलेशनशिप है। आप ये नोट करो कि जो आपके पास ये वाली नोड है इसमें आपके पास ID, नेम और उसके बाद एज है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास ID, नेम और एज है, और यहाँ पे भी आपके पास ID, नेम और टाइप है। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो थर्ड वेरिएबल था वो एज था, और यहाँ पे आपके पास थर्ड वेरिएबल क्या है, टाइप है,
ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि स्कीमा लेस है। इसमें यहाँ पे देखें वो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू आप स्टोर नहीं कर रहे, यहाँ पे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू स्टोर कर रहे हो। रिलेशन डेटाबेस में क्या होता है कि चाहे वो एट्रीब्यूट को आप वैल्यू स्टोर ना कराओ, लेकिन वो आपका एट्रीब्यूट टेबल के अंदर एग्जिस्ट तो करता है ना। यहाँ पे ये होता है कि आपका वो एट्रीब्यूट आपके रिकॉर्ड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। और इसके साथ ही आप ये देखें कि जो ग्राफ होते हैं ना, उसमें हमारे पास नोड्स होती हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप होते हैं। तो हम जो ग्राफ डेटाबेसेस हैं, इसके अंदर हम जो रिकॉर्ड्स हैं, हम उनको इस तरह से स्टोर नोड्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उन नोड्स के दरमियान जो है वो जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, उन एंटिटीज के दरमियान या उन नोड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है, हम उसको भी स्टोर कराते हैं, ठीक है। आपकी जो एंटिटीज हैं या नोड्स को हम एंटिटीज कहते हैं और एंटिटीज को हम नोड्स कहते हैं, तो ये अल्टरनेटिवली यूज होती हैं, ठीक है। और आपकी हर एंटिटी की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे आपके पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है आईडी, नेम और एज। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज आईडी, नेम और एज, और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज है ना वो आईडी, नेम और टाइप है, ठीक है। ग्राफ डेटाबेसेस जो है ना, ये आपके ग्राफ लाइक क्यूरीज के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आपने शॉर्टेस्ट पाथ करना हो या मिनिमम स्पेनिंग ट्री करनी हो या इस तरह की चीज़ें, तो इस तरह की जो आपकी ग्राफ लाइक क्यूरीज होती हैं, ये उनको हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं NoSQL ग्राफ डेटाबेसेस। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारे पास Neo4j और Vertex DB, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी NoSQL डेटाबेसेस की, वो है हमारे पास की वैल्यू स्टोर। की वैल्यू स्टोर में हमारे पास क्या होता है जी कि हमारे पास कीज होती हैं। जैसे देखें, आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा कि ये रो की 1 है और ये रो की 2 है। ये आपके पास कीज होती है, और उन कीज के साथ आपके पास आपके पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं ना, वो उनके साथ आपके उस की के साथ रेफरेंस हुए हुए होते हैं, ठीक है। उस की के पास उनका एड्रेस होता है, जैसे आपके पास लिस्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास एक सिंपल की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और कॉलम 1 में उसकी वैल्यू, कॉलम 2 में उसकी वैल्यू, कॉलम 3 में उसकी वैल्यू। इसी तरह से जो रो की 2 है, ठीक है, इस की के साथ हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 4 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू साथ अटैच हुई हुई है। तो आपके पास एक की वैल्यू होती है और उसके साथ एक लिस्ट अटैच हुई हुई होती है, जो कि कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, क्योंकि आपकी एक सिंपल वैल्यू के साथ आगे उसके कॉम्प्लेक्स वैल्यूज अटैच हैं उसके। ये जो आपकी की स्टोर की जाती है ना, ये आपकी हैश टेबल में स्टोर की जाती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ये आपकी जो CRUD ऑपरेशंस है ना, ये उनको सपोर्ट करती हैं। इसमें ज्वाइंस नहीं होते और ना ही कोई एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। और जो की वैल्यू स्टोर के जो डेटाबेसेस की जो फेमस एग्जांपल्स हैं वो है Amazon, DynamoDB और Apache Cassandra। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम स्टोर। कॉलम स्टोर में जो है ना, वो बेसिकली कम्बिनेशन होता है RDBMS और की वैल्यू का, ठीक है। इसमें आपके पास एक की वैल्यू होती है और उसके साथ कॉलम्स अटैच होते हैं। जैसे आपके RDBMS में टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपके पास कॉलम्स होते हैं, लेकिन वो कॉलम अटैच होते हैं एक की के साथ। वहाँ पे जो हमारे पास की वैल्यू स्टोर था, उसमें आपके पास हर की के साथ एक पूरी की पूरी रो अटैच है। इसमें हर की के साथ कॉलम्स अटैच हैं, ठीक है। एक कॉलम होगा, उसकी वैल्यू, दूसरा कॉलम, उसकी वैल्यू, इसी तरह से डिफरेंट जो है ना, हर की के साथ डिफरेंट कॉलम वैल्यूज है ना वो अटैच होंगी। और बेसिकली ये आपके पास या तो की के साथ 0 ग्रुप ऑफ कॉलम्स होंगे या फिर मोर ग्रुप ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है। हर स्टोरेज ब्लॉक जो है वो एक ही, ये जो आपको एक स्टोरेज ब्लॉक नजर आ रहा है ना ब्लू कलर में, इसमें सिर्फ एक कॉलम स्टोर होगा, मल्टीपल कॉलम स्टोर नहीं हो सकते। लेकिन ये जो आपका पूरा का पूरा ग्रुप है, इसमें आप मल्टीपल कॉलम्स को स्टोर कर सकते हो। और आपके जो जितनी भी क्यूरीज लगाई जाती है ना, वो आपकी ये जो की होती है इसको मैच करके लगाई जाती हैं। और कॉलम स्टोर की जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास HBase एंड वर्टिका। जो लास्ट हमारे पास NoSQL डेटाबेस है वो है हमारे पास डॉक्यूमेंट डेटाबेस। डॉक्यूमेंट डेटाबेस बेसिकली क्या करता है कि ये आपके डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस में हम क्या करते हैं कि हम रोज की फॉर्म में करते हैं, ये क्या करता है कि हर रिकॉर्ड को एक अलग डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। आपको वो आपकी वो ऑफिस की फाइल भी हो सकती है, ठीक है, ऑफिस डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, यानी कि आप उसको वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप उसको XML फाइल में कर सकते हैं, JSON में फाइल में कर सकते हैं या PDF फाइल में कर सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मेट में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपके, उन फॉर्मेट्स के अंदर, इनमें जो अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, आप उसके अंदर आप उनको
कर सकते हैं, आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप उनको इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को आप इंडेक्स कर सकते हो, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ से ना ये आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डिफरेंट हो जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस और जो हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल डेटाबेसेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इंडेक्स कर सकते हो, लेकिन आप जो आपकी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स है आप उनको इंडेक्स नहीं कर सकते। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है हमारे पास MongoDB एंड CouchDB, और बहुत ये जो दोनों डेटाबेस हैं इनको आप मैप रिड्यूस के थ्रू जो है वो क्यूरी कर सकते हो। और MongoDB को हम इन लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हमने ये देख लिया कि NoSQL डेटाबेसेस होते क्या हैं, फिर हमने ये देखा कि NoSQL डेटाबेस की क्यों ज़रूरत है, फिर हमने देखा कि NoSQL डेटाबेस रिलेशनल डेटा मॉडल से कैसे डिफरेंट हैं, और फिर हमने ये देखा कि कौन कौन से NoSQL डेटाबेसेस जो हैं वो फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने अगर उन सारे के सारे NoSQL डेटाबेसेस में से कोई एक डेटाबेस चूज़ करना हो तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जब कोई भी NoSQL डेटाबेस चूज़ करना है तो उसमें हमारे पास की कंसिडरेशंस हमारी क्या हैं। ठीक है जी, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने जितने भी चारों पढ़े हैं NoSQL डेटाबेसेस, ठीक है, उसको अपनी नीड के मुताबिक देखना है कि आपका जो डेटाबेस जिस मकसद के लिए आप बनाने जा रहे हो उसमें आपकी वर्कलोड डाइवर्सिटी कितनी है। वर्कलोड डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि आपका जो बिग डाटा है ना वो डिफरेंट कलर्स में आता है, डिफरेंट शेप्स में आता है, डिफरेंट वॉल्यूम्स में आता है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि वो जो इतना वॉल्यूम ऑफ डाटा आपका आ रहा है तो उसको आप किसी भी रिजिड स्कीमा में तो स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आपको NoSQL डेटाबेस में उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो आपके डाटा को फिट करे। ये नहीं कि आप अपने डाटा को अपनी टेक्नोलॉजी में फिट करें, बल्कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को अपने डाटा के मुताबिक मोल्ड करें। ठीक है, इसके अलावा आप अपने डाटा की स्केलेबिलिटी चेक करो। ठीक है, कि आप अपने डेटाबेस की स्केलेबिलिटी चेक करो कि आप जो टूल यूज़ करने जा रहे हो, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने जा रहे हो, आप उसको किस हद तक उसको स्केलेबल कर सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज दोनों तरीकों से। ठीक है, आपने क्लाउड्स को इंक्रीज करना होगा तो आप उसको कैसे करोगे। अगर आपने उसके CPUs को या उसकी मेमोरी या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा तो आप उसको कैसे करोगे। परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत की इशू है, क्योंकि आपका जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और आपका जो डाटा है आपने उसको हाई परफॉर्मेंस रखना है, हाई अवेलेबिलिटी रखनी है उसकी। ठीक है, तो आप परफॉर्मेंस के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। कंटिन्यूस अवेलेबल होना चाहिए आपका डाटा, और आपका डाटा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है और डाइवर्स अमाउंट का है और डाइवर्स टाइप का है, तो इसलिए क्या होना चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सको। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होने का मतलब यह है कि ये जो आप NoSQL का डेटाबेस बनाने जा रहे हो, या आप उसको फिर जो भी डेटाबेस आप बनाने जा रहे हो, आप उसको आपने उसको कम्युनिटी को देना है कि वो उसको यूज़ करे। तो आपकी कम्युनिटी को इतनी सेंस होनी चाहिए कि वो NoSQL का डेटाबेस है वो अच्छे तरीके से यूज कर सके। ठीक है, उसको नो हाउ होनी चाहिए, वो इतनी इनफ एजुकेटेड होनी चाहिए NoSQL डेटाबेस के लिहाज से कि अब वो उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके और जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं वो उनको अच्छे तरीके से अवेल कर सके। अगर अब हम ये देखेंगे वो जो चारों हमने पढ़े हैं डेटाबेस की टाइप्स पढ़ी है, NoSQL डेटाबेस की टाइप्स पढ़ी हैं, हम ये देखते हैं कि उनमें वो जो चारों हैं वो किस तरह की नीड्स में आप उनको यूज़ कर सकते हो। जो की वैल्यू डेटाबेसेस होती हैं बेसिकली जनरली जो हैं वो यूज़फुल होते हैं टू स्टोर सेशन इंफॉर्मेशन, यूज़र प्रोफाइल्स, प्रेफरेंसेस और शॉपिंग कार्ट डाटा। इस तरह के डॉक्यूमेंट डेटा बेसिस जो होते हैं ये आपके यूज़फुल होते हैं फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, वेब एनालिटिक्स, रियल टाइम एनालिटिक्स इन ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस के लिए। जबकि कॉलम फैमिली डेटाबेसेस हैं वो यूज़फुल होते हैं फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स, मेंटेनिंग काउंटर्स, एक्सपायरिंग यूजेज, हैवी राइट वॉल्यूम सच एज लॉन्ग एग्रीगेशंस अगर आपने करनी है तो उसके लिए कॉलम फैमिली डेटाबेसेस बेस्ट हैं। और सबसे लास्ट में जो ग्राफ डेटाबेसेस हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल हैं जहाँ पे आपके पास कनेक्टेड डाटा हो। ठीक है, जैसे आपके सोशल नेटवर्क्स हैं या सेप्टियल डाटा है या आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है वो आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर गुड्स है या मनी है या रिकमेंडेशन इंजन्स हैं। तो इस तरह की जहाँ पे आपके पास कनेक्टेड किस्म की इन्वायरमेंट है, एंटिटीज़ हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे आपके ग्राफ डेटाबेसेस जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं।
NoSQL ये आपको एक लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप जो है ना वो NoSQL की जितने भी डेटाबेसेस हैं आपको वो उनकी लिस्ट भी मिल जाएगी और वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो फेमस NoSQL डेटाबेसेस हैं उनमें हमारे पास कैसेंड्रा है, काउच DB है, हडूप है, नेचबेस है, मोंगो DB है, स्टूपिड DB है, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके आप आप इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी लिस्ट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है इस गिवन लिंक के ऊपर। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको NoSQL डेटाबेस की जो कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आ गई होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि NoSQL डेटाबेसेस होते क्या हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं और उनको किस तरह से चूज़ करना है। थैंक यू सो मच।